गर्ल्स, चिटर पिटर आवाज आ रही है। बोला मैंने फर्स्ट बेंच, जब आओ तो पहन के वो आराम आराम से, वो 2 दिन तक देंगे नहीं, 2 दिन बैठे रहोगे क्या वहां पे? चलो आओ, चलो क्विकली ओपन योर क्वेश्चन बैंक। होमवर्क किसने किसने नहीं किया, रेज योर हैंड। होमवर्क किसने किसने नहीं किया, रेज योर हैंड। अच्छा, होमवर्क किसने किसने किया, रेज योर हैंड। जिसका हाथ आधा ऊपर है इसका मतलब आधा होमवर्क किया। आधा किया तो पूरा हाथ ऊपर करो। हाँ हाँ ठीक है। चलो, होमवर्क किसको चेक करना चाहिए, मेरे को कि आपको? मैंने सजेस्टेड भेज दिया है, मेहरबानी करके चेक करो। और चेक करने के बाद मैच नहीं हुआ ना, तो खुद का दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत मत करना, मेरे को पूछ लेना मेहरबानी करके। ज्यादा कंफ्यूज मत होना मेहरबानी करके। समझ में आई क्या बात? क्लियर है क्या? क्योंकि जहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन रहे वहां पे आई प्रिज्यूम कि तुमसे आंसर देख के कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे तकलीफ है, जो टफ है, वहां पे मेरे को नहीं लगता तुम दिमाग लगा के गोल गोल घूमो। गोल गोल घूमने से अच्छा है मेरे को पूछ लो सीधा सीधा, ठीक है क्या? अभी बोर्ड पे सबको दिख रहा है ये जो यहाँ पे लिखे हैं आंकड़े? कौन से आंकड़े? वो वाले 37 से लेके 14। ये बेयर मिनिमम टारगेट ऑफ टुडे कितना है? बेयर मिनिमम ये तो इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम हुआ तो क्लास एक्सटेंड होंगी। ठीक है, क्लियर है क्या? ये अपने को वाइंड अप करना है आज। चलो, ओपन योर क्वेश्चन बैंक। ओपन क्वेश्चन नंबर, नहीं 37 नहीं करना है, पहले ओपन। क्वेश्चन बैंक ओपन करना था। ओपन क्वेश्चन नंबर 45। 45। अभी ये जो 45 नंबर का क्वेश्चन है, ये ही लाइंस पे 4-5 क्वेश्चन है जो एक ही तरीके है। तो अपने को कितने करना है? 5 अगर क्वेश्चन है तो 1 से 2 क्वेश्चन क्लास में होंगे, बाकी के सारे होमवर्क। ठीक है, अभी सिमिलर कैटेगरी है इसीलिए, और थोड़ा सा दिमाग लगाना अगर एग्जैक्ट सेम नहीं रहा तो। ठीक है क्या? क्योंकि पेपर में सब सेम सेम आएगा क्या, फिर पेपर का क्या ही मतलब रह गया सेम सेम देंगे तो। ध्यान से क्वेश्चन रीड करेंगे। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन कंपाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 वर्कर्स। 3 वर्कर का डेटा दिया है, क्या क्या नाम है वर्कर के? एम एन ओ। ठीक है, एक्चुअल आवर्स वर्क दिए हुए है, आर्ली रेट ऑफ वेज दिया हुआ है, हर एक जने को 1 घंटे का कितना रुपया मिलता है वो दिया है, यानी प्रोडक्शन इन यूनिट्स दिया है। हर एक व्यक्ति 3 प्रोडक्ट बना रहा है एक्सेप्ट फॉर एन, एक ही बना रहा है, ओ 2 ही बना रहा है, और एम जो है वो तीनों बना रहा है। ठीक है, तो फिर भी एम ओ का आर सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ओ के यूनिट सबसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अभी देखो, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट दे दिया। ए को बनाने को कितना मिनट लगता, बी को बनाने को कितना मिनट लगता, सी को बनाने को कितना मिनट लगता। तो अब अपने को ये डेटा से ही क्या समझ में आता है, अपने पास एक्चुअल आउटपुट है, अपने पास स्टैंडर्ड आवर्स है पर यूनिट। इसका ही मतलब अपने को क्या निकाल लेना चाहिए सीधा सीधा? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्या निकाल लेना चाहिए? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये स्टेटमेंट हमेशा अगर याद रखोगे तो कॉस्टिंग में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये चैप्टर में तो बहुत बेसिक है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। आगे के जो चैप्टर्स है ना उसमें बहुत क्रूशियल रोल है इस चीज का। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल आउटपुट, ये कॉन्सेप्ट अगर अपने को पता रहा तो अपने को तकलीफ नहीं जाती आगे जाके। क्या रहता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट? हमने स्टैंडर्ड सोचा था एक यूनिट ए का जो है वो 15 मिनट में बनता, तो हमने अगर इतने यूनिट्स बनाए तो कितने घंटे में बनने चाहिए थे?
दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स। इतने आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, इतने आउटपुट के लिए एक्चुअली तुमको कितना लगा, कंपेरेबल होता है फिर, करेक्ट है? नहीं तो फिर कंपेरेबल कैसे होगा? कंपेरेबल प्लेटफॉर्म में लाने को एक बेस को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना। तो अगर हम आवर्स में देख रहे हैं तो यूनिट्स को कांस्टेंट रखेंगे, और यूनिट्स में देख रहे हैं तो आवर्स को कांस्टेंट रखेंगे। ये चीज हमेशा याद रखना, एक बेस कांस्टेंट रहना जरूरी है। तो यूनिट से देखते हो तो आवर्स को कांस्टेंट करो, आवर्स से देखते हो तो यूनिट्स को कांस्टेंट करो, ठीक है कि नहीं? अगर मैंने बोला कि आपको 4 क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चंस जो है यानी यूनिट्स कांस्टेंट हो गए 4, सबको सबको अलग अलग टाइम लगेगा, तो स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स निकलेंगे उसके सेम यूनिट्स के। और अगर मैंने बोला 1 घंटा सबको सॉल्व करना है, अब 1 घंटे में किसी के 3 होंगे, किसी के 5 होंगे, किसी के 6 होंगे, किसी के 2 ही होंगे, फिर क्या हो जाएगा? टाइम को कांस्टेंट कर दिया, यूनिट वेरी हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो जब अपन एक चीज बोलते हैं दूसरी चीज अपने आप कांस्टेंट हो जाती है, समझ में आया क्या? क्लियर है? अब इसमें देखो पूछा क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ पीस रेट। डेटा किसका दिया है? डेटा किसका दिया है? टाइम रेट सिस्टम का दिया है, और पूछा क्या है? पीस रेट। ये हमेशा ये मजा चकाते हैं अपने को, ठीक है? ईच मिनट इज वैल्यूड एट ₹1.5। मतलब क्या हुआ? 1 मिनट का वैल्यू कितना हो गया? ₹1.5। तो एक पीस का वैल्यू कितना हो गया? एक पीस बनाने का 15 मिनट लग रहे हैं एक पीस को। कहां से देख रही हूँ? यहाँ से क्वेश्चन से। और ₹1.5 1 मिनट का मिलेगा, तो एक पीस ए बनाने का कितना रुपया मिल रहा है? समझ में आया कि लाइन का मतलब क्या है? अगर हम टाइम रेट से पे करेंगे तो ये दिया है अपने को आरली वेज रेट, टाइम रेट में तो आरली पे होता है, राइट? एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर। और पीस रेट में क्या होता है? रेट पर यूनिट। तो रेट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? बोले तुमको एक यूनिट बनाने को कितना टाइम लग रहा, 1 मिनट का हम ₹1.5 देते हैं, जितनी मिनट लग रही है उस हिसाब से रुपया निकाल लो, ठीक है कि नहीं? तो ये एक यूनिट का हो गया ₹22.5, एक यूनिट का हुआ, समझा क्या? क्लियर है? अभी देखो क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेज ऑफ ईच वर्कर अंडर क्या क्या चीजें। 30 कट कर दो, वो गलती से प्रिंट आउट है, प्रिंटिंग इश्यू। गारंटीड आर्ली रेट बेसिस। गारंटीड आर्ली रेट बेसिस का मतलब क्या हुआ? क्या पूछा है? टाइम रेट सिस्टम पूछा है, टाइम रेट सिस्टम पूछा है। तो टाइम रेट सिस्टम के लिए ना अपने को स्टैंडर्ड आवर्स का रिक्वायरमेंट होता है, ना अपने को पीस रेट का रेट पर आवर का रिक्वायरमेंट होता है। वो तो सीधा सीधा है ना, आपके पास एक्चुअल आवर्स है और रेट पर आवर है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, सीधी सीधी बात। और कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। फर्स्ट पार्ट के 2 मार्क मिल गए। 2 मार्क को होगा क्या लेकिन फर्स्ट पार्ट? पूरा क्वेश्चन आएगा 5 मार्क को। अगर पूरा क्वेश्चन 5 मार्क को आया तो 2 मार्क तो मिल ही जाएंगे फर्स्ट पार्ट के, हाँ या नहीं? तुमने गिवन डेटा लिखा है, एक आध दो चीज निकाल ली और फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, 2 मार्क पक्के, ठीक है? सेकेंड पार्ट, पीस वर्क अर्निंग बेसिस, यानी पीस रेट सिस्टम से निकालना है। पर क्या बोल रहे देखो, बट गारंटीड एट 75% ऑफ बेसिक पे। गारंटीड एट 75% ऑफ बेसिक पे। अभी बस ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इसीलिए बाकी है क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये लाइन बट के आगे से ये पूरा ब्रैकेट के एंड तक के, ये बहुत क्रिटिकल है समझना। ये स्टेटमेंट आपको समझना जरूरी है, ये स्टेटमेंट समझ गया तो इसके आंसर इजी है, ठीक है क्या? बेसिकली ये क्या बोल रहा है, तुमको पीस रेट सिस्टम के हिसाब से पैसा निकालो। और अगर तुम्हारा पीस रेट सिस्टम के हिसाब से जो पैसा निकल रहा वर्सेस टाइम रेट का तुम्हारा गारंटीड है, क्योंकि वर्ड क्या बोला था उन्होंने? गारंटीड आर्ली रेट बेसिस। गारंटीड यानी इतना तो मिलेगा ही, गारंटीड का मीनिंग क्या होता है? इतना तो मिलेगा ही। तो भले अगर तुम्हारा पीस रेट से जो आंसर है वो 75% ऑफ गारंटीड भी नहीं बैठ रहा, 75% ऑफ गारंटीड भी नहीं बैठ रहा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? बोले गारंटीड आर्ली रेट इफ अर्निंग्स आर लेस देन 50% ऑफ बेसिक पे। तो बोले तुमको गारंटीड आर्ली रेट देना पड़ेगा, तो तुमको गारंटीड आर्ली रेट देना पड़ेगा। उसके आगे जो लिखा है, इफ हिज अर्निंग्स आर लेस देन 50% ऑफ हिज बेसिक पे, ये लाइन का इंस्टीट्यूट कोई इंटेंशन क्लियर नहीं करती है। तो ये लाइन बस लिखने के लिए लिखी है, इसका इंटरप्रिटेशन कुछ भी नहीं है। ये लाइन का अगर इंटरप्रिटेशन लगा है तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनता है, इंस्टीट्यूट ने वो लाइन को कंसिडर नहीं किया है, बस लिख के छोड़ दिया। ये ऐसी बात हो गई कि तुमको इंफॉर्मेशन एडिशनल दी है लेकिन उसका कोई यूज करना नहीं है।
एक्चुअली क्या रहता है, इसका यूज कब होगा, इसका इंटेंशन बताती हूँ क्या है। वो क्या बोल रहा है, तुमको आर्ली रेट देना पड़ेगा, आर्ली रेट के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा अगर ये 75% भी नहीं बैठ रहा है। अगर ये 75% भी नहीं बैठ रहा है, 50% से कम है, लेस देन 50% बोला है, 50% से भी कम है, तो तुम आर्ली रेट से ही पे करो, पीस रेट से पे करना ही नहीं। ऐसा वो स्टेटमेंट का इंटेंशन है। बट तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन में, बिकॉज आई हैव सीन दोस क्वेश्चन, इसीलिए बोल रही हूँ कंक्लूड करके, कोई भी क्वेश्चन में वो 75% के नीचे नहीं जाता है। तो अगर तुम्हारा वो 50% के बिलो वाले ब्रैकेट में नहीं बैठ रहा है, तो तुमको वो सोचने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारे लिए वो एज गुड एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया, उसको कुछ करने का काम नहीं है। इंस्टीट्यूट की कभी इच्छा है और उसने 50% से कम कर दिया, जब दिमाग अपन लगाएंगे, पर इंस्टीट्यूट डायरेक्टली डालेंगे क्या पेपर में, गुगली फेंकेंगे क्या, हाईली लाइकली नो। ठीक है, क्लियर है। पहले जो निकाला फर्स्ट पार्ट में, हाँ हाँ हाँ, तो उसके अगेंस्ट कितना चलेगा वो नहीं बताया। फिर उसने आगे क्या बोल दिया ब्रैकेट्स में, बोले अगर तुम्हारा 75% की जगह पे 50 के भी नीचे है, तो बोले तुम गारंटीड रेट ही पे करो, तुम पीस वर्क में जाओ ही मत। समझा क्या। कंपेयर किससे करना है, फर्स्ट पार्ट से करना है। बोले सेकंड पार्ट का आंसर निकाल लो पहले पीस रेट से, फिर फर्स्ट पार्ट का 75% ऑफ फर्स्ट में जो आंसर आया वो उससे कंपेयर करो, उतना तो चाहिए। अगर उसके ऊपर है तुम्हारी सैलरी तो सोचने का काम ही नहीं, सिर्फ कंक्लूड कर दो इट इज मोर देन 75%, 10 पीस वर्क हैज बीन पेड। ठीक है। और अगर नहीं है तो की बात आती, तो क्या करना है, तो फिर अपने को वापस देखना है। अगर 75% नहीं बैठ रहा है तो कितना बैठ रहा है, 50 से भी नीचे बैठ रहा है क्या, अगर 50 से ऊपर बैठ रहा है तो क्या करना है वो बताया नहीं उसने, बीच की बात अधूरी रखी, बीच की बात अधूरी रखी। 50 से नीचे है तो क्या करना है वो लिखा है, और वो बोला 75 के नीचे है क्या, देखो 75% सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, देखो। तो 75 से 50 वाला जो ब्रैकेट है उसने उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। समझ में आया क्या। 75 के ऊपर है तो गारंटीड देना है, 75 से 50 है तो क्या करना है कुछ पता है नहीं, 50 के नीचे है तो आपको गारंटीड देना है, 75 के ऊपर है तो 20 वर्क देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। अपन अब सॉल्व करेंगे ना तो ज्यादा बेटर समझेगा। चलो लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ लिखना चालू करना है आप लोगों को। ओपन योर बुक्स प्लीज। क्वेश्चन नंबर 45। पार्ट वन, पार्ट वन, कंपिटिशन, कंपिटिशन ऑफ वेज, वेज अंडर guaranteed, guaranteed hourly rate basis, computation of wage under guaranteed hourly rate basis। लिखा, लिखो। आप लोग क्वेश्चन में हेल्प करना तो मैं भी आपके साथ साथ लिखती हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा है, कंप्यूटेशन ऑफ वेज अंडर, जो क्वेश्चन वन है वही लिखना है, गारंटीड आर्ली रेट बेसिस। अपने को हेडिंग वही डालना है जो क्वेश्चन बोल रहा है, हमेशा टेबल की, टेबल बनाना है। क्या बनाओगे, पर्टिकुलर्स एम एन ओ, ठीक है, पर्टिकुलर्स एम एन ओ। आपको कितना क्या क्या दिया है, एक्चुअल आवर्स दिए हैं, एक्चुअल आवर्स दिए हैं, आपको आर्ली रेट दिया है, आर्ली रेट को एच आर मत लिखो, रेट पर आर लिखो, 25। एक्चुअल आवर्स और रेट पर आर दिया है, तो फिर आप सीधा सीधा इससे क्या निकाल सकते हो, गारंटीड वेज निकालो। एमएनओ का क्या क्या डेटा है, 380, 100 और 380, 100 और 540, और क्या क्या है, 90, 100 और 110, मल्टीप्लाई करके लिखना है। उसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या फर्स्ट पार्ट में। हाँ 34,200, 10,000 और 59,400, मिल गए आपको 2 मार्क ये इसके।
सो फनी, राइट? अब ये पार्ट 1 हो गया। अभी अपने को पता है पार्ट 2 में क्या लग रहा है। पार्ट 2 में क्या लग रहा है? दो चीजें, एक तो पीस रेट निकालना पड़ेगा और दूसरा 75% ऑफ दिस। तो पहले वर्किंग बना लेने का उसको। तो पीस रेट का वर्किंग सबसे पहले, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ रेट पर यूनिट। अभी रेट पर यूनिट कैसे निकलता है? पर्टिकुलर्स, एबीसी, 3 प्रोडक्ट है, एबीसी प्रोडक्ट है। स्टैंडर्ड आर्स कितना कितना है? 15/60, 20/60 और 30/60 स्टैंडर्ड आर पर यूनिट। अभी नंबर ऑफ यूनिट्स कितने कितने? प्रोडक्ट ए कितना है? अभी प्रोडक्ट का रेट कैसा निकलेगा? हाँ, कैसे निकाला था? हाँ, इनटू क्या किया था? रेट था। हाँ, तो वो आपका रेट आया था और ये आपको आर्ट्स के लिए चाहिए ना अभी। हाँ, तो नंबर ऑफ यूनिट्स एक बार मत लिखो, वो आर्ट्स के लिए अपन निकालेंगे बाद में। तो पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? अब आ जाएगा आपका पीस रेट पर मिनट 1.50, 1.50 और 1.50। देयरफॉर पीस रेट पर यूनिट कितना हो जाएगा? 15 मिनट्स इंटू 1.5, 20 मिनट्स इंटू 1.5 और 30 मिनट्स इंटू 1.5। बताओ कितना कितना आगे? 30 आगे 45। ये आपका आ गया रेट पर यूनिट। अभी आपको रेट पर यूनिट आ गया। अब आपको क्या चाहिए? एक्चुअल आवर्स है आपके पास, क्या चाहिए? स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए क्या? चाहिए क्या मेरे को वो बताओ पहले। एग्जैक्टली, पीस रेट है। तो अभी ये आपका वर्किंग कंप्लीट हो गया। अभी पार्ट 2 क्या पूछा है आपको? वेज अंडर पीस रेट। तो कैलकुलेशन ऑफ क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर्स, एबीसी होगा कि एमएन होगा? अभी प्रोडक्ट पहले ए के बारे में लिख लेना। ए कितना बनाया है हमने? 210। एम ने कुछ बनाया क्या? नहीं, इसने 600 बनाया। रेट पर यूनिट 22.5, 22.5। तो आप इसका अमाउंट नहीं, वेज, वेज ए कितना? हाँ, और 13,500 मैच नहीं हो रहा। 4725 करेक्ट है, 13,500 कहाँ से है? अच्छा हाँ ठीक है। हाँ, अभी बी, प्रोडक्ट ए हो गया। बी वापस सेम क्वांटिटी और रेट पर आर। क्वांटिटी कितनी कितनी है?
360 और 1350, वेट कितना कितना है? 30 नहीं, कितना था? 30। बताओ वेज। 10,800 और 40,500। अभी सी क्वांटिटी, रेट पर आवर और वेज। क्वांटिटी कितनी? 460, 250 और डैश। रेट 45, 45। बताओ। 20,700, 11,250। हाँ ठीक है। अभी टोटल वेज अंडर पीस रेट कितना कितना है? ए प्लस बी प्लस सी। हाँ, कितना कितना? 36,225। नेक्स्ट 11,250 और 54,000। अभी कंपेयर विथ, क्या करोगे? कंपेयर किसके साथ करोगे? मैंने बोली थी ये 34,200, 10,000 और 59,400, इसका 75%। बताओ कितना होता है इसका 75%? 25,650, 7,500 और अभी बताओ हायर है अपना। देखो 25,650 इज लेस देन 36,225, यानी अपन जितना पे कर रहे हैं अंडर पीस रेट विच इज 36,225 विच इज मोर देन 25,650। तो अपने को कुछ करना है क्या? नहीं। 11,250 इज ग्रेटर देन 7,500। अगेन अपने को कुछ करना है क्या? नहीं। 54,000 इज ग्रेटर देन 44,550। दस वी नीड टू डू नथिंग। तो इसका खाली कंक्लूजन लिखना है। लिखो कंक्लूजन। Since each workers each workers earnings are more than 50% of basic pay, 50% of basic pay, therefore workers MNO will be paid wages as per piece rate system, as per piece rate system as computed above, as computed above। समझा क्या? क्या कंक्लूजन पास किया? ये 75% से ऊपर है, दैट मीन्स वो 50% से भी ऊपर ही है। तो अपन ने कंक्लूजन में 50 क्यों लिखा? समझा क्या? 75 क्यों नहीं लिखा? समझ में आ रहा क्या? 75 से अपन ने देख लिया, 50 वाला भी कंक्लूजन पास कर दिया। क्लियर है? सबको समझा ये क्वेश्चन? कर पाओगे घर में सेम क्वेश्चन दिया तो? चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हो गया आपका 45, है ना? आ जाओ 60, क्वेश्चन नंबर 60, 60। सेम है,
एक पार्ट खाली एडिशनल है, देखो क्या पूछ लिया, रोहन पूछ लिया। रोहन तुमको आता है, उसमें कुछ सिखाने की जरूरत है क्या? पर इसमें क्या करना पड़ेगा, रोहन के लिए स्टैंडर्ड आवर्स निकालना पड़ेगा, जो अपन ने अभी तक निकाला नहीं। तो कैसे निकालोगे स्टैंडर्ड आवर्स? पर्सन के बेसिस पे निकालोगे कि प्रोडक्ट के बेसिस पे निकालोगे? नो, मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। हर वर्कर का हर प्रोडक्ट में कितना स्टैंडर्ड था, हर वर्कर का एक्चुअली कितना हुआ। आपको वर्कर का ब्रेकअप दिया है ना, कि प्रोडक्ट का ब्रेकअप दिया है एक्चुअल में? एक्चुअल आवर्स में किसका आवर्स दिया है, वर्कर का दिया है कि प्रोडक्ट का दिया है? तो फिर आप स्टैंडर्ड में किसका बनाओगे? समझा? यानी ए में 15 मिनट काम कर रहा है, देखो 210 यूनिट बना रहा है, यानी कितने घंटे काम कर रहा है ए का? चलो बताओ कैसे निकालोगे? 210 यूनिट डिवाइडेड बाय 15 मिनट, कितने? हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। समझा क्या क्या करना है? नहीं आया दिव्या? हाँ रुको, कितने यूनिट्स बनाया? 210। एक यूनिट बनाने को कितना टाइम लग रहा? तो 210 यूनिट बनाने को कितना मिनट लगेगा? 210 डिवाइडेड बाय 15, सॉरी इंटू 15, 210 इंटू 15, सॉरी माय बैड। 3150 क्या है? मिनट डिवाइडेड बाय 60। आया? समझा क्या किया? वापस बताओ। 210 यूनिट बनाया, एक यूनिट बनाने को 15 मिनट लगता, तो पहले कितना मिनट लगता निकाल लो। 3000, क्या रहता, 3150। अब 3150 क्या है, मिनट्स है, आवर्स नहीं है। तो डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो आवर्स आ जाएगा। क्यों अपने को आवर्स चाहिए? क्योंकि अपने को एक्चुअल आवर्स दिए हैं, मिनट्स दिया है क्या? हाँ, ये स्टैंडर्ड सिर्फ ए का निकला। कितना निकला? 52.5 एम प्लस। अभी प्रोडक्ट बी का निकाल लो, ऑफ फर्स्ट वर्कर ओनली। कितना? 360 यूनिट बनाए, एक यूनिट बनाने को कितना लगता है? 20 मिनट। 360 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 60, 120 घंटा एम प्लस। समझ में आ रहा क्या क्या कर रही हूँ मैं? ए बनाने के कितने घंटे लगे वो डाले, बी बनाने के कितने घंटे लगने चाहिए थे वो डाले। अब सी की बारी। सी में कितना? 460 यूनिट बनाया, 460 यूनिट, एक यूनिट बनाने को 30 मिनट, कितना घंटा? 230 घंटे में बनेंगे 460 यूनिट। समझ में आ रहा क्या बहनों? समझ में आ रहा? कर रहे हो कैलसी पे? करो ना। तो एम प्लस क्या है, एमआरसी 402.5 इज स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्कर वन। वर्कर वन का स्टैंडर्ड आवर्स है कितना? 402.5। उसने एक्चुअल कितने घंटे काम किया? तो माइनस 380, यानी टाइम से 22.5 घंटे उसने बचाए। टाइम सेव्ड आया आपका 22.5 आवर्स। समझा क्या? पार्ट 3 के लिए बता रही हूँ, पार्ट 1 और 2 मैंने जैसा कराया है वैसे ही एज इट इज करना है। समझ में आई क्या बात? कोई डाउट है? कुछ गड़बड़ करोगे लाइफ में अब? समझ में आया क्या सबको? कोई किसी को कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो। होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन 60 इज होमवर्क। अभी नेक्स्ट करना है अपने को 61, अभी नहीं हो सकता। 63, अभी अपन करेंगे 63, क्वेश्चन नंबर 63। 37 भी देख लेते हैं। 37 कैटेगरी का होगा ना मेरा। अच्छा, पहले अपन 63 कर लेते हैं। क्या है 63? पढ़ो सब इंडिपेंडेंटली।
following data extracted from the books of Messrs ABC Private Limited. सैलरी ईच एम्प्लॉय पर मंथ 30,000 रुपए देते हैं, बोनस 25% ऑफ सैलरी जाता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ईएसआईसी सब मिला के 15%. टोटल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्टिविटी 6,61,500 पर एनम. अभी ये क्या लिखा है, टोटल कॉस्ट एट एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्टिविटी. इसका मतलब क्या है, एक एम्प्लॉय का है क्या, सबका मिला के, सारे साल का, साल भर का मिला के, साल भर का भी है और सारे एम्प्लॉय का भी है. यहाँ पे दिमाग अपना चलना चाहिए, ये एक एम्प्लॉय का नहीं है, ना ही सब एम्प्लॉय का एक महीने का है, सब एम्प्लॉय का मिला के एनुअल है. ठीक है. टोटल लीव परमिटेड ड्यूरिंग द ईयर, एक महीने में 30 छुट्टी, एक साल में 30 छुट्टी मिलती है. एक महीने में 30 छुट्टी दे देंगे वो तो गड़बड़ हो जाएंगी फिर. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 175. नॉर्मल आइडल टाइम कितना होता है, बोले 70 घंटे होता है एक साल में. एक साल में 70 घंटे का आइडल टाइम होता है. एबनॉर्मल आइडल टाइम ड्यू टू फेलियर ऑफ पावर सप्लाई, किसकी गलती, 50 घंटे. कहाँ जाएगा, एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मल का पैसा कहाँ जाता है, कॉस्टिंग पीएनएल. एबनॉर्मल कहीं पे भी दिखा तो कॉस्टिंग पीएनएल को याद कर लेने का. ठीक है. वर्किंग डेज पर एनम, साल भर में कितने दिन है, बोले 310 दिन है, बोले वर्किंग 8 घंटे वाले. ठीक है. यहाँ तक के डेटा समझा क्या. अब आपको क्या बोला, देखो 310 दिन ऑफ 8 घंटे एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय, यानी एक साल का 8 घंटे के हिसाब से आपको एक एम्प्लॉय का खर्चा निकालना है. कॉस्ट बोला है यानी आपको एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव सोचना है, ना कि एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव. समझ में आया क्या. चलो बुक ओपन करो, अपन लिखना चालू करते हैं क्विकली. चलो 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 लिखना चालू करो. ओपन योर बुक्स. इंटू 12 क्यों करेंगे, हाँ हाँ, जनरली एनुअल के लिए इंटू 12 भी करेंगे, लेकिन जहाँ पे पूरा पूरा दिया है जैसे वेलफेयर, वहां पे आपको एम्प्लॉयज लेना पड़ेगा. तो ऐसे कोई टफ है क्या क्वेश्चन. चलो लिखो फिर, लिखो कैलकुलेशन ऑफ annual cost of each employee, calculation of annual cost of each employee. First, particulars amount, calculation of annual cost of each employee, particulars amount. सबसे पहले लिखो सैलरी, उसका वर्किंग बताओ, 30,000 इंटू 12. नहीं, क्योंकि ईच एम्प्लॉय बोला है ना भैया. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो भाई मेरे. अरे भैया, लेकिन काय को तुमको हर बार 175 से मल्टीप्लाई करना है, तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ाना है, कैलकुलेटर का टाइम बढ़ाना है. समझ में नहीं आ रहा. सिर्फ एक ही चीज है जो आपको 175 लोगों की दी है, अदरवाइज तो आपको सब सिंगल सिंगल मंथली डेटा दिया है. क्यों दिमाग को अपने ज्यादा जोर देने का, इजी तरीके से करने का. 30,000 इंटू 12 लिखो जल्दी जल्दी. फिर बोनस 25% at the rate 25%, employers contribution at the rate 15%. कितना 1000, हाँ मुझे 4000 सुना इसलिए मैं थोड़ा, हाँ लिखा. अभी सिर्फ एक चीज बची अपनी, क्या बची, वेलफेयर. उसका वर्किंग बताना है. 6,61,500 रुपए कितने लोगों के मिले, 175 लोगों के. तो एक इंसान का कितना, 3,780 रुपया पर पर्सन. ठीक है, क्लियर है. चलो लिखो. इसके अलावा कोई खर्चा बचा क्या, लीव परमिटेड ड्यूरिंग द ईयर. अरे पैसा ले लिया ना 30 दिन का, लीव परमिट करी तो उसका कोई रोल ही नहीं है. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कुछ करना है क्या, नहीं, रोल ही नहीं है. आइडल टाइम कोई रोल है क्या, नहीं. आइडल टाइम में क्या पैसा नहीं मिलता क्या, पैसा तो मंथली बताया है अपने को, आइडल टाइम का बताया क्या, नहीं. एबनॉर्मल टाइम, अरे अलग से क्वेश्चन पूछा है एबनॉर्मल का पार्ट 3, उसका भी कुछ काम नहीं है. वर्किंग डेज अपने को पूरे साल भर का पूछा है तो वर्किंग डेज का भी काम नहीं है. हो गया, पार्ट 1 का आंसर आ गया. बहुत इजी था, कोई दिक्कत किसी को. कितना आ रहा टोटल, 507780, हाँ 5,07,780. ठीक है, पार्ट 1 का आंसर.
एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर, चलो पार्ट 2, एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर कैसे निकालूंगी, जल्दी जल्दी बताओ। कितना आ रहा ना, क्यों, कुछ भी नहीं, नहीं गलत है। अरे भाइयों और बहनों मेरे, क्या कर रहे हो तुम एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर के लिए, पहले इफेक्टिव आवर्स निकाले क्या, कितने हैं इफेक्टिव आवर्स, क्या क्या 2170 इज करेक्ट आंसर, बाकी सब गलत है। लिखो 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 लिखो, पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स लिखो, कितना 310 दिन 8 घंटा, कितना 2480 घंटे, ये आपका नॉर्मल हो गया। लेस लीव, कितने दिन की लीव दे रहे हैं, 30 दिन की, कितने घंटों की देंगे, दोगे 8 घंटों की दोगे, हाँ या नहीं, 240 घंटे की लीव हो गई। अब क्या लेस करोगे, लेस आइडल टाइम, कितना नॉर्मल, नॉर्मल आइडल टाइम, इफेक्टिव आवर्स के लिए अपन नॉर्मल आइडल टाइम हमेशा माइनस करते हैं, मैंने लिखवाया था, याद है कि नहीं याद है चार्ट, कितना 70 घंटे आया आप सबका 2170। तो अब आपका एम्प्लॉय कॉस्ट कितना हो जाएगा, 234 मैडम, तो 238 कैसे होगा, इसके आगे क्या लिखोगे, नॉर्मल आइडल टाइम, ये टोटल आपका इफेक्टिव आवर्स आ गया, ईएच नहीं लिखना आप लोग प्लीज, इफेक्टिव आवर्स आ गया। अब आपको क्या पूछा है, एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर इज इक्वल्स टू क्या करोगे, पहले में जो आया था 5,07,780 रुपया डिवाइडेड बाय 2170 घंटों का है, तो पर आवर कितना, समझो क्या पूछा है पार्ट 2, किसको नहीं समझ में आया पार्ट 2 कैसे किया या क्या पूछा है, प्लीज पूछो मेरे को जल्दी से, समझ में आया कि सबको, इफेक्टिव आवर्स कैसे निकालते हैं समझा क्या, जिन लोगों ने 30 दिन की छुट्टी माइनस नहीं करी थी, या उनको ऐसा लगता है कि 310 दिन में वो 30 दिन नहीं है, वो माइनस करने के बाद है, तो तुम तुम्हारा अजम्पशन लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो वैलिड अजम्पशन, ठीक है क्या, क्योंकि 310 दिन है, उसमें 30 दिन ऐड करो तो भी 365 के ऊपर नहीं जा रहे, तो अलाउड अजम्पशन है, वैलिड अजम्पशन है। उन्होंने अगर आपको दिया रहता था कि तुम्हारा 340 दिन है और फिर तुम लिखते थे कि 30 डेज एक्सक्लूडेड, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, समझ में आई क्या बात, हाँ। तो लॉजिक ऐसा ही लगाना जो रीजनेबल हो, समझ में आया सबको, क्लियर है। अभी थर्ड पार्ट क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, 234 का रेट निकला इंटू कितने घंटे, 50 घंटे हो गया आपका एबनॉर्मल का, 11,700, 11,700, हाँ उन्होंने बोला नहीं है ना, पर एम्प्लॉय बोला है ना, पर एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय का ही है, ये रेट जो निकला मैडम, ये एक ही एम्प्लॉय की सैलरी है, तो एक ही एम्प्लॉय का रेट निकला, एक ही एम्प्लॉय के रेट को अपन ने 50 घंटों से ही मल्टीप्लाई किया, अगर सारे एम्प्लॉयज का चाहिए था तो या तो रेट सारे एम्प्लॉयज का मिला के ले लो, या तो फिर आपके आवर्स 50 घंटे एक ही व्यक्ति का आइडल टाइम होगा, तो फिर तुम 175 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल आ जाएगा एबनॉर्मल, समझा क्या, समझा सबको ये क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट, चलो आगे बढ़े। अभी इसके बाद करना है अपने को 37, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 37, 37 एक्चुअली कॉस्टिंग नहीं है, डीटी है, सैलरी करना है तुमको, नहीं कर, नहीं रेंदो, नहीं रेंदो वाली बात ही नहीं है, 37, हाँ 37, यस, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ प्लीज सब जने, नहीं ये इकलौता है 37, 63 के जैसे मिलेंगे ना और आगे आएंगे, मैं करा रही हूँ,
चिंता मत करो। कोई भी सब्जेक्ट स्टैंड अलोन लेवल पे नहीं रहता है, उसके साथ दूसरे सब्जेक्ट मिक्स होते ही है। बोलना सर को, हमको मैडम ने पढ़ा है इसलिए हमको जम रहा बोलना। फेमो फेमो फॉरेक्स, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ फॉरेक्स, हाँ। चलो 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 चलो, क्वेश्चन 37 क्या बोल रहे हैं? अर्चिका टायर्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड हैज 4 वर्कर्स, 4 ही वर्कर है भैया इसके पास। राम श्याम मोहन कुंदन who are paid wages on the basis of 100 रुपया पर डे, 120 रुपया, 130 रुपया एंड 2500 पर मंथ। यानी कुंदन को पर महीने का पैसा बताया, बाकी सबका पर डे का हिसाब है अपने पास। स्टैंडर्ड वर्किंग डेज इन अ वीक आर 6 दिन। एक हफ्ते में बोले तुम 6 ही दिन काम करते हो, 8 घंटे पर डे। यानी तुम कितने घंटे काम करते हो तुम निकाल सकते हो एक हफ्ते में, बताओ कितने? 48 घंटे एक महीने, एक हफ्ते में। हाँ, अभी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 22 देयर वाज ओनली वन हॉलीडे अदर देन संडे फॉर विच नो पेमेंट वाज मेड टू एम्प्लॉइज एक्सेप्ट कुंदन। कुंदन का तो अपने को फर्क ही नहीं पड़ रहा, वैसे भी पेमेंट मंथली है तो अपने को नंबर ऑफ डेज से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको छुट्टी का पैसा दो मत दो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास तो टोटल पैसा है, तो हमको उसका कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना किसके साथ है? इन लोगों के साथ। तो हमको कितने छुट्टियां हो गई बोले, संडे को छुट्टी मिल रही है यानी, और एक हॉलीडे था संडे को छोड़ के, यानी कितने हॉलीडे हो गए उनके? एक महीने में कितने संडे आते हैं? और एक ये दिन 5 दिन की छुट्टी हो गई। समझ में आ रहा है अभी? फॉर विच नो पेमेंट, अभी संडेज आर कंसिडर्ड पेड हॉलीडे, संडे का पैसा दिया जाता है भैया। एम्प्लॉइज आर पेड फॉर संडे ऑल्सो इवन देयर इज नो वर्किंग ऑन दैट डे। मतलब संडे को चाहे तुमको काम करवा रहे चाहे नहीं करवा रहे, पैसा तो मिलेगा। पीएफ कंट्रीब्यूशन 8% मंथली वेज पे है बोले, दोनों का सेम है। ईएसआई का 5% मंथली वेज पे है एम्प्लॉयर का, और एम्प्लॉय का कितना है? 4% है एम्प्लॉय का। ये अलग अलग है, तो यहाँ पे ध्यान देना है क्वेश्चन में किसके पर्सपेक्टिव से करना है। एम्प्लॉयर के करना है तो 5% लेना, एम्प्लॉय के करना है तो 4% लेना। कंफ्यूज नहीं होना, उल्टा परसेंट ले लिया कि पूरा आंसर गया पानी में, समझा गया? सिर्फ यहाँ पे वही चेक खेले। अब क्या है देखो, ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिगार्डिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। क्या बोलेंगे? पैसा निकालो कितना कितना मिलेगा। अमाउंट ऑफ नेट वेजेस रिसीवेबल बाय ईच एम्प्लॉय फॉर द मंथ फॉर द फ्रॉम द एम्प्लॉयर। पहले तो कितना क्या बोला है? नेट वेजेस रिसीवेबल। नेट वेजेस रिसीवेबल में हम क्या क्या करते हैं? क्या करेंगे? प्रोविडेंट फंड और ईएसआई माइनस करेंगे एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उनके हाथ में नेट वेजेस बोला है। ग्रॉस वेजेस यानी उनको कितना पैसा कंपनी से मिल रहा, नेट वेजेस मतलब उनको जितना पैसा मिल रहा है उसमें से ये जो डिडक्ट होके मिलेगा ना आखिरी में, हाथ में कितना पैसा आ रहा है इस नेट वेजेस, और ग्रॉस वेजेस मतलब कंपनी उनको कितना दे रही है। ठीक है क्या? दोनों में फर्क है, पता है ना? सेकेंड पार्ट देखो क्या पूछा है, टोटल अमाउंट ऑफ पीएफ रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कितना डिपॉजिट करेगा? खुद का शेयर भी डिपॉजिट करेगा और एम्प्लॉय का भी डिपॉजिट करेगा। लेंगे ना एम्प्लॉय से, खुद की जेब से नहीं दे रहा है, लेकिन डिपॉजिट तो उसको ही करना पड़ेगा। डीटी पढ़ा है ना आप लोग का? चल रहा है ना सैलरी? पढ़ा है ना? हुआ नहीं क्या कुछ? सैलरी में कहां तक पहुंचे? हो गया सैलरी? सैलरी हुआ नहीं? नहीं हुआ? कहाँ पे पहुंचे, कहाँ पे हो तुम लोग अभी? क्या चल क्या रहा है? हाउस प्रॉपर्टी? हाँ तो फिर ये हो गया होगा, आधा हो गया तो। पीएफ वीएफ तो पढ़ा दिया होगा, वो पहले ही पढ़ाते हैं। अभी आपका अलाउंस परक्यूजिट्स चालू होगा भैया, सेक्शन 10 चालू होगा, ऐसे क्या कर रहे हैं मेरे साथ? हाँ हाँ, बस 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 बस, बातें करने को टाइम नहीं दिया है। What is the total amount of ESI required to be deposited by employer? What is the total labor cost to employer?
क्वेश्चन नंबर 4 वर्सेस क्वेश्चन नंबर 1 में फर्क है, ये चीज समझ में आती है ना? क्वेश्चन नंबर 1 एम्प्लॉई पर्सपेक्टिव है, क्वेश्चन नंबर 4 एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव है, और 2 और 3 तो बहुत सिंपल है भैया। क्वेश्चन नंबर 5 टोटल मटेरियल कॉस्ट इज ₹20,000 एंड ओवरहेड्स आर चार्ज्ड इक्वल टू लेबर कॉस्ट, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर द मंथ। क्या क्या लगेगा? मटेरियल, लेबर जितना आया उतना लेबर, और ओवरहेड भी इज इक्वल टू लेबर, तो आपका वो बन गया टोटल कॉस्ट। सिंपल क्वेश्चन है, चलो लिखो साथ साथ में। लिख पा रही हूँ ना? चलो लिखो। फर्स्ट पार्ट क्या लिखोगे? कैलकुलेशन ऑफ नेट वेजेस रिसीवेबल बाय एम्प्लॉय, कैलकुलेशन ऑफ नेट वेजेस रिसीवेबल बाय एम्प्लॉय, पर्टिकुलर्स राम श्याम मोहन कुंदन, राम श्याम मोहन कुंदन, पर्टिकुलर्स। वेज कैसे निकालोगे? वेज आपको क्या दिया है? पर डे दिया है, पर डे दिया है ना? क्यों 29 कर देंगे भैया? हाँ एक ही छुट्टी है। मंथ कौन सा दिया है? मंथ कौन सा दिया है? मंथ अगर दिया है तो बी कॉशियस, मंथ अगर आपको एक्सप्लिसिटली दिया है तो बी कॉशियस। वो अगर आपको बोल रहे संडे के अलावा एक दिन की छुट्टी है, यानी 31 का महीना है, एक दिन की छुट्टी है। 27 क्यों मैडम? संडे का पैसा मिल रहा है, बोला ना क्वेश्चन में संडे का पैसा मिल रहा है। 30 लेना, 31 दिन का महीना है, एक ही दिन का पैसा नहीं मिलेगा, छुट्टी के दिन का। समझ में आया क्या? 2 अक्टूबर की छुट्टी दे दी भाइयों और बहनों, अक्टूबर का महीना है, 2 अक्टूबर की कंपलसरी छुट्टी है, 2 अक्टूबर की छुट्टी दे दी, उस दिन का पैसा डूब गया। बापू के बर्थडे के दिन की बापू मिला नहीं। अरे भैया भाई मेरे बहुत ट्यूबलाइट हो तुम लोग। बातें नहीं भैया, बातें नहीं, बातें नहीं। चलो लिखो, क्या लिखोगे? 30 वर्किंग डेज लिखो, इंटू आर का कितना है? 100 रुपया, हाँ 100 रुपया, और इसका 30 वर्किंग डे इंटू 120 रुपया, इसका कितना है? 30 वर्किंग डे इंटू भैया का 130 रुपया, और इसका तो 2,500 सीधा सीधा दिया ही है अपने को, 2,500 है ना? हाँ चलो कितना कितना? 140, हाँ हाँ ठीक है। अभी ये हो गया, अभी हाथ में कितना मिलेगा? इतना पैसा मिलना चाहिए था एक महीने का, लेकिन लेस। एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू, पहला लिखना प्रोविडेंट फंड कितना? 8%, और ईएसआई कितना? ईएसआई कितना जल्दी देख के बताओ क्वेश्चन में। गलत, यहीं पे ध्यान रखना है। एम्प्लॉई पूछा है 4% लेना है, 5 नहीं। एरिया ऑफ मिस्टेक समझ में आ रही है क्या आपको? निकालो नंबर और फाइनल अमाउंट बताओ। चलो निकालो। चलो लिखो जल्दी जल्दी, अमाउंट्स लिखो बीच की, मैंने बीच की अमाउंट्स नहीं लिखी है, और आपका आंसर मैच हो रहा है देखो। पार्ट 1 डन क्या? जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ मैंने लिखे हैं आंसर्स, कंपेयर कर लो।
हम्म हम्म हाँ, वो एक एम्प्लॉय का आएगा, फिर वैसा ही सेम एम्प्लॉयर का लिखना पड़ेगा। बताती हूँ ना प्रेजेंटेशन। पार्ट 1 हो गया क्या? चलो, पार्ट 2 क्या हेडिंग दूंगे? कैलकुलेशन ऑफ पीएफ टू बी डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर। पीएफ टू बी डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर। अभी हर एक इंसान का अलग अलग पीएफ डिपॉजिट करेगा क्या? वो व्यक्ति हर एक इंसान का अलग अलग पीएफ डिपॉजिट करेगा क्या? डिपॉजिट पूरा एक साथ करता है और एक शीट देता है, उसमें इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। तो आपकी इच्छा, आपको पर्सन टू पर्सन बनाना है या टोटल टोटल बनाना है? ठीक है, अभी अभी पर्सन पर्सन बनाना तो ऐसा ही टेबल बनाओ, टोटल टोटल बनाना है तो मैं बना रही वैसा बनाओ। ठीक है क्या? मेरे को शॉर्टकट में निपटाना है इसलिए मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, तुमको लॉन्ग कट करना है तो तुम लॉन्ग कट करो। दोनों भी चीजें एक्सेप्टेबल है। पेपर में जो भी क्लिक हुआ, आपको हर एक पर्सन का क्लिक हुआ तो हर एक पर्सन का करो, टोटलिटी में क्लिक होता है तो टोटलिटी में करो, बोथ आर करेक्ट। एक्चुअली हर एक पर्सन का लिखना इज मोर एक्यूरेट, बट अगर टाइम नहीं है तो ऐसे लिख के खत्म करो भैया। समझ में आई क्या बात मेरी? कितनी कितनी वेजेस पेएबल आएगी? 3,000 प्लस 3600 प्लस 3900 प्लस 2500, कितना हो गया भैया बता दो? मैंने ही कर लिया। देयरफॉर, अब मैं क्योंकि टोटल में कर रही हूँ इसलिए मैं ऐसा लिख रही हूँ। आपको करने की जरूरत है क्या ऐसा? अगर आप पर्सन टू पर्सन निकल रहे हैं तो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड का, एम्प्लॉयर भी सेम ही रहेगा, तो आपको ज्यादा मेहनत मत करो। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन लिख दो और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सेम लिख दो, एट द रेट लिख के। एट द रेट कितना परसेंट? 8 तक का, तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एट द रेट 8% इज इक्वल्स टू आर का सेम, आर जो भी नाम थे वो सबके सेम। हाँ, रामश्याम, मोहन, कुंदन, सब। और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आप लोग पहले लिखोगे अगर आप नाम वाइज लिख रहे हो तो। मैं क्या करूंगी, मैं इसका 8% निकालूंगी सीधा सीधा। कितना आता है? लिखा? क्यों नहीं हुआ मैच भैया? हो जाएगा ना मैच आपका। 240, 240, 288, 288, 312, 312 और 200, 200। 2500 पे 8% मेरे भाई, 200 ही रुपया होता ना। कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? हुआ सबका पार्ट 2? मूविंग टू पार्ट 3। सेम ऐसा ही टेबल बनाना है, लेकिन क्या हो जाएगा पीएफ की जगह पे ईएसआई, और ईएसआई में क्या होगा? एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन विल बी 4% एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन विल बी 5%। 4% निकाला है, 5% निकाल लो। आप सेम टेबल कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। अगर आपने पूरा लिखा है रामश्याम, मोहन, कुंदन तो, और अगर ऐसा बनाया है तो एक टेबल और बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? हाँ हाँ, दोनों का ऐड ही होगा, क्योंकि खुद की जेब से काट के गवर्नमेंट को देता है एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉय का उसके सैलरी से काट के गवर्नमेंट को देता है। डिपॉजिट करने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की ही है। इसीलिए ये चीज समझना जरूरी है, जब वर्ड डिपॉजिटेड है तो एम्प्लॉयर के दोनों के बताना है, आपको सिर्फ एम्प्लॉयर का बता के छोड़ना नहीं है। ठीक है? इसका आता है 520 और 650, कितना हो गया? हाँ, 1170।
अभी मैं लास्ट टेबल भी इसी में एडिट करने वाली हूँ। हाँ, मैंने उल्टा लिखा क्या? ठीक है ना। यशवी, आपका देखने में गलती हुआ। हो गया? हो गया क्या थर्ड पार्ट? किसका किसका नहीं हुआ थर्ड पार्ट? रेज योर हैंड, क्विकली वाइंड अप करो। फोर्थ पार्ट क्या पूछ रहा है? फोर्थ पार्ट क्या पूछा है भाइयों और बंधुओं? क्या पूछा है फोर्थ पार्ट? टोटल लेबर कॉस्ट। तो क्या लिखोगे? कैलकुलेशन ऑफ टोटल लेबर कॉस्ट। अब ये एज इट इज लिखना जैसा मैं लिख रही हूँ। टोटल लेबर कॉस्ट वो हर एक एम्प्लॉय का देखते बैठेगा क्या? एम्प्लॉयर के लिए लेबर कॉस्ट तो सब मिला के ही लगता है, हो कि नहीं? हाँ, तो अब करना क्या है इसमें? आपकी वेजेस कितनी जा रही है टोटल? हाँ बोलो भैया, क्या बोल रहे हो? क्या 146 में? हाँ हाँ हाँ। अब मेरे को ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं तो डर गई। ये देखो मैंने लिख दिया है, यही करना है। वेजेस कितनी? 13,000 आपने निकाला था। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 8% ऑन 13,000, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी का 5% ऑन 13,000। टोटल कितना हो गया? ये पीएफ डिपॉजिटेड नहीं, वर्ड हटा देना यहाँ पे, नहीं तो ये बोलोगे टोटल लेबर कॉस्ट। नहीं, यहाँ पे दोनों एम्प्लॉयर ही रहेंगे मेरे भाई, पीएफ और ईएसआई दो पार्ट रहेंगे। ये प्लस होगा, प्लस प्लस। ये चीज समझ में आ रही है ना? कहाँ पे प्लस कर रहे हैं, कहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर ले रहे हैं, कहाँ पे एम्प्लॉय ले रहे हैं एम्प्लॉयर ले रहे हैं। ये खाली पूरा आपको डीटी जब समझ में आ जाएगा, जब आपको ये क्वेश्चन पे क्लैरिटी पूरा मिल जाएगा। और अगर जैन बैच आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ है। ये क्वेश्चन अगर तुम लोग करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में गड़बड़ कर रहे हो, तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ तो गड़बड़ है डीटी में। हो गया? पार्ट 4 डन। पार्ट 5 क्या करना है? आपको बताना है टोटल कॉस्ट है ना? क्या बोला है एग्जैक्ट वर्ड्स? क्या बोला है भैया? लेबर कॉस्ट नहीं, नाम क्या? नाम क्या है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट फॉर अक्टूबर 22। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, मटेरियल कितना दिया है? 20,000। लेबर कितना आया? 14,690। ओवरहेड कितना? 100% ऑफ लेबर, ऐसा लिखना पड़ेगा। ओवरहेड में जहाँ पे अगर 100% ऑफ लेबर नहीं लिखा तो मार्क्स गए, क्योंकि बोला है। ये हो गया आपका पार्ट 5। कोई शक ये क्वेश्चन में? क्योंकि ये चैप्टर होता है इसलिए अब आपको लग रहा है ऐसे क्वेश्चन चाहिए। अभी आ रहे हैं ना अपन जैसे क्वेश्चन पे, ये करो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जिनका हो गया क्वेश्चन 5 पे मूव हो जाओ। स्टार्टिंग के क्वेश्चन रिसेंट वाले रहते, यानी भारी रहते, तो आप ये समझ लो अभी इंस्टीट्यूट भारी हो गया है थोड़ा क्वेश्चन पूछने में।
बातें मत करो भाइयों, क्वेश्चन 5 पढ़ने को बोला है, मजाक कर रहे हो तुम लोग। The existing incentive system of Sakshi Limited is as under। एग्जिस्टिंग क्या है बोले, कैसे पे करते हैं? नॉर्मल वर्किंग वीक होता है, एक हफ्ता 5 दिन का होता है, 8 घंटे वाला होता है। एंड 3 लेट शिफ्ट 3 घंटों की, यानी 3 घंटा 3 बार ओवर टाइम किया जाता है। 3 बार 3 घंटा ओवर टाइम किया जाता है। ये समझ में आ रहा है क्या? एक दिन में करे कि 3 दिन में करे, या फिर बहुत दिनों में करे? 3 शिफ्ट में करते हैं एक हफ्ते में। 5 दिन 8 घंटे वाले नॉर्मल हो गए। रेट ऑफ पेमेंट कैसा है बोले, डे वर्क जो है वो 160 रुपए है, लेट शिफ्ट का 225 रुपया है, ओवर टाइम का रेट दे दिया आपको 225 रुपए। ये ओवर टाइम प्रीमियम है या ओवर टाइम रेट है? एग्जैक्टली, इंक्लूडिंग प्रीमियम। एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर फॉर 49 hours a week इंक्लूडिंग थ्री लेट शिफ्ट। 49 hours बैठ रहे क्या देखो, 5 8 3 into 3 49, उसने कैलकुलेट करके दे दिया आपको। बोले एक हफ्ता 49 घंटों का होता है, ठीक है? 49 ही बोलते हैं ना ऐसे जनरली। हाँ, 49, 49 भी बोलते हैं, 49 भी बोलते हैं। उसमें 240 आर्टिकल्स बनते हैं, 240 आर्टिकल बन रहे हैं 49 आवर्स में, हाँ या नहीं? बोले अभी तो हम ऐसा पेमेंट करते थे, पैसा पेमेंट करते थे, टाइम के हिसाब से पेमेंट करते थे, लेकिन अब उनका दिमाग हो गया खराब। क्यों? देखो, इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट, उनको आउटपुट बढ़ाना है। आउटपुट कैसे बढ़ेगा? जब आउटपुट के बेसिस पे उनको कुछ इंसेंटिव मिलेगा तभी आउटपुट बढ़ेगा, हाँ या नहीं? तुम बोलोगे ज्यादा घंटे काम करो तो हम पैसा देंगे, तो घंटे बढ़ा देंगे पर स्लो काम करना चालू कर देंगे, चांसेस है या नहीं है? आउटपुट कब बढ़ेगा? जब तुम आउटपुट के बेसिस पे पैसा देना चालू करोगे। समझ में आया क्या? तो जब बोल रहा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज output and eliminate overtime, it has decided to switch on a system of payment by results, the following information is obtained। अब इसमें 3 4 चीजें हैं। क्या क्या है बोले, तुम या तो कोई बोनस प्लान दे दो कि तुम जल्दी कर रहे हो, टाइम के पहले कंप्लीट कर रहे हो, तो उसमें कुछ बोनस। बोनस प्लान कौन से पड़े अभी तक के? हलसे और रोहन, बोनस वाले 2 ही भाई है आज के तारीख तक, कल और 3 ऐड होने वाले हैं, ठीक है? लिख के लाना है वो 3 भाइयों को कल। वो एक्चुअली आपके स्टडी मैट में कहीं पे नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उठा के आया है, इसीलिए वो मैंने उसका थियरी, पुराने सिलेबस में उसका बस थोड़ा सा था, नाम था जैसे एज गुड एज। एक एमरसन है, एक टेलर भैया है, एक एमरसन भैया है, और एक तीसरे का नाम क्या है मैं भी भूल गई। मैरिक, मैरिक है तीसरा। एमरसन, टेलर और मैरिक, और हल्से एंड रोहन, ऐसे 5 भाई लोग हैं। 5 जने अलग अलग सिस्टम बताते हैं, ठीक है? अभी देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, आगे क्वेश्चन में ध्यान दो। बातें बंद, बातें बंद। टाइम रेट बोले 160 रुपए घंटा ही देंगे हम, पहले के जैसा टाइम रेट सिस्टम पे। पर बोले बेसिक टाइम अलाउड फॉर 15 आर्टिकल्स, 15 आर्टिकल के लिए 2.5 घंटा है, 15 आर्टिकल के लिए 2.5 घंटा है। तो आपको एक आर्टिकल का भी निकाल सकते हो और 1 घंटे का भी निकाल सकते हो। कितने आर्टिकल? 1 घंटे में 6 आर्टिकल, ठीक है? अभी पीस वर्क रेट भी दिया है, आपको पीस के हिसाब से देना है क्या वो भी देख लेंगे। पीस वर्क रेट के हिसाब से बोले एट 20% ऑफ बेसिक पीस रेट। बेसिक पीस रेट निकालना पड़ेगा पहले, अपने पास है क्या पीस रेट? अपने पास टाइम रेट है, लेकिन उससे पीस रेट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? 160 रुपया 1 घंटे का मिल रहा। अभी 1 घंटे में कितने आर्टिकल बनते हैं? तो 160 रुपया 6 आर्टिकल का हो गया बेसिकली। 160 रुपया 6 आर्टिकल का हो गया, तो 26.67 रुपीज पर आर्टिकल हो गया। अभी पर आर्टिकल दोगे तो बोले 20% बढ़ा के दूंगे,
तो 26.67 प्लस 20%, 32 रुपए से तुम पर आर्टिकल पे करोगे। बोले पीस रेट सिस्टम में, समझा क्या? पीस रेट का रेट कैसे निकला, समझा क्या? पहले तो अपन ने देखा टाइम रेट क्या है, 160 रुपया घंटा। फिर अपन ने देखा एक घंटे में कितने आर्टिकल बन रहे हैं, आपको दिया है 2.5 घंटे में 15 आर्टिकल बनते हैं, उससे एक घंटे में निकाला अपन ने कितने आर्टिकल बनते हैं, कितने बन रहे हैं, एक घंटे में 6 आर्टिकल बन रहे हैं। तो बोले 160 रुपया 6 आर्टिकल का लग रहा है, यानी एक आर्टिकल का कितना लग रहा है, 26 रुपया। बोले 26 रुपया अगर एक आर्टिकल का लग रहा है, पर पीस रेट के हिसाब से आपको जब पे करना है तो 20% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किस पे? जो आपका बेस बनेगा रेट उस पे। तो 26.67, नहीं क्या 67, हाँ 26.67 पे 20% ऐड करोगे तो 32 रुपया। तो 32 रुपए से पर आर्टिकल का पे करोगे, कितने आर्टिकल बन रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है क्या? पीस रेट क्लियर हो गया। अभी प्रीमियम बोनस बोल रहा है एड 50% टू टाइम, एड 50% टू टाइम, इसका मतलब किसका बारे में बात हो रही है? हाँ, एड 50% टू टाइम, अपने को टाइम पे बोनस कितना परसेंट देना है वो कौन बताता है? हाल से ही बोलता है। रोआन में बोलने का नीड ही नहीं है, टाइम सेव जो हुआ उस बेसिस पे निकाल लेने का। हाँ या नहीं? तो आपको ड्यूरिंग लास्ट वीक 270 आर्टिकल्स बनाए। बोले 40 घंटे में वो भैया ने 270 आर्टिकल बना लिए, जो जो 150 घंटों में 240 आर्टिकल भी रो रो के बना रहे थे। समझ में आया क्या इम्प्रूवमेंट कितना हुआ? यानी वो लोग आलसी पने से काम कर रहे थे, अब उन्होंने काम फास्ट करना चालू किया, पैसा ज्यादा चाहिए। समझ में आई क्या बात? क्वेश्चन समझा पूरा? क्वेश्चन समझा पूरा? क्योंकि सब अलग अलग निकलना है मैडम, कनेक्ट करना ही नहीं है अभी। रुको ना मेरे भाई, रोवान भैया का है कितना? ना 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 ना, मेरा कुछ मैच नहीं हो रहा आपका रोहन के साथ। चलो लिखो 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 लिखो, कैसे लिखना है? देखो पार्ट 1 तो बहुत सिंपल है। एग्जिस्टिंग पूछ रहा, स्ट्रेट पीस वर्क का मतलब होता है पीस वर्क जो आपने निकाला क्या रेट से निकाला, एट द रेट 32, 26 नहीं 32, 32 इंटू 270, सीधा सीधा। रोहन और हालसे में आपका टाइम सेव निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड आवर्स निकालना पड़ेगा। एक्चुअल दिया है आपको 40 घंटे, एक्चुअल दिया है 40 घंटे, आपको स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? अभी चलो लिखना चालू करो पार्ट 1। बोले उन्होंने 40 आवर्स के हफ्ते में बिना ओवर टाइम के ही कर लिया ना, 40 आवर्स का ही वीक था। देखो 5 दिन 8 घंटे, नॉर्मल तो 40 था ही, तो उनको ओवर टाइम एलिमिनेट ही करना था, तो ओवर टाइम एलिमिनेट हो गया 9 घंटा। हाँ ओवर टाइम लिया ही नहीं, 40 घंटों में ही काम कर दिया, और क्वांटिटी भी ज्यादा बनाई, 240 की जगह पे 270 बना ली। तो आलसी तरीके से ही काम कर रहे थे ना पहले। लिखो, तुम लोग मत करो आलसी तरीके से काम। चलो ये आंसर्स आपको एग्जिस्टिंग में जहाँ पे बोला है वो आपका 240 के हिसाब से निकलेगा, और जहाँ पे आपको एडिश आगे का बोला है वहां पे 270 के हिसाब से बता रही हूँ ना। अरे भाइयों और बहनों लिखो, फर्स्ट का ए एग्जिस्टिंग टाइम सिस्टम, एग्जिस्टिंग टाइम सिस्टम क्या है? एग्जिस्टिंग टाइम सिस्टम बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। फर्स्ट एग्जिस्टिंग टाइम सिस्टम क्या क्या है? 5 दिन इंटू 8 घंटे, ये इतने घंटे हो गए आपके लाइफ के, क्या रेट से पे होगा? 160 रुपए से पे होगा, हाँ या नहीं? प्लस 3 शिफ्ट 3 घंटों वाली, जिसमें 222 का रेट मिलेगा, 225 का रेट मिलेगा। तो टोटल कितना मिल रहा? दिस इज योर एग्जिस्टिंग। समझा कितना है? देखो आपको वीकली ही पूछा है, वीकली अर्निंग्स पूछा है क्वेश्चन में, वीकली अर्निंग्स। पर आवर पूछा है क्या? वीकली पूछा है, यानी पूरे हफ्ते का, तो वैसे पूरे हफ्ते का निकाला।
8425। क्या बोल रहे हो आप? एग्जिस्टिंग नहीं लिखा रहता तो क्या? एग्जिस्टिंग नहीं लिखा रहता था तो वो आता ही नहीं था टाइम रेट, फिर हल से रोवन आता था और पीस रेट आता था। सवाल ही नहीं है ना। पार्ट वन हो गया सबका, वन का ए हो गया। अब बी, वन का बी क्या बोला है? वन के बी में, वन के बी में क्या पूछा है? ये तो मैंने आपको कराया ना कैसा करना है। इसके लिए पहले लिखो बी स्ट्रेट पीस वर्क, हेडिंग डालो, अब उसमें लिखो पीस रेट इज इक्वल्स टू, पीस रेट इज इक्वल्स टू, क्या करोगे देखो। सबसे पहले तो आपको क्या क्या डेटा दिया है? 160 रुपया मिल रहा, रुपीज पर आवर, ठीक है। इनटू क्या करोगे? इनटू क्या करोगे? कितने यूनिट्स बन रहे? वन डिवाइडेड बाय, हाँ तुम 15 डिवाइडेड बाय 2.5, आया क्या आंसर? 160 ये समझा के क्या करें अपन ने? ये समझा क्या सबको? 15 यूनिट्स 2.5 आवर्स, ठीक है। तो यानी 26.67। ये जो लिखा ना, मेरे पास स्पेस कम है, तुम लोग लिखो यहाँ पे, ये पूरी ब्रैकेट बनाओ, इसको लिखो 120% इंटू, या तो बाद में लिखो इंटू 120%, तुम्हारे पास स्पेस होंगी, मेरे पास नहीं है। हाँ तो इंटू 120% इज इक्वल्स टू 32 रुपया। समझा क्या? समझा क्या सबको? क्लियर है क्या? क्यों 120 लिखा? प्लस 20 लिखो या इंटू 120 लिखो, एक ही बात होती है। हाँ या नहीं? तो ये आपका रेट आ गया, तो देयर फोर क्या लिखोगे? वीकली पेमेंट कितना, कितने यूनिट्स बने? 270, 32 रुपए के भाव से बताओ कितना? 270 32 रुपए के भाव से बताओ ना कितना? 8640 आया क्या? अभी अगला, रोहन भैया लिखा ये सबने? मैं इरेज करूं? डन राइटिंग, इरेज करूं? चलो थर्ड पार्ट क्या है? सी, रोहन। अब इसमें सबसे पहले लिखो एक्चुअल आवर्स कितने दिए हैं? 40। अभी अभी स्टैंडर्ड आवर्स कितना? स्टैंडर्ड आवर्स कितना? 49 नहीं आएगा, कैसे आएगा? 270 यूनिट बनाए, एक यूनिट बनाने को कितना लगता है? 2.5 घंटा लगता है। कितने यूनिट बनाने को? 15 यूनिट। करो। समझा क्या मैंने क्या किया? हमेशा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट लेना, नहीं ऊपर का अपने को कोई लेना देना नहीं है। ऊपर का एग्जिस्टिंग था, अभी ये नया प्रपोज कर रहे हैं, उसी में हल से और रोवान है, तो ऊपर में हल से रोवान निकाल सकते क्या? नहीं निकाल सकते, वो डेटा अपने लिए इनवैलिड हो जाता है। और हमेशा मैंने बोला है जहां पे एक्चुअल आवर्स दिए हैं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ही निकालना है हमेशा, ठीक है क्या? क्लियर है? तो आपके स्टैंडर्ड आवर्स आ गए 45, एक्चुअल आवर्स आ गए 40, तो टाइम सेव कितना हो गया? 5। तो रोहन का फॉर्मूला लगाओ कितना? 40 आवर्स इंटू रेट पर आवर कितना? 160 बोला ही है उसने, प्लस 5 इंटू 5/45 इंटू 40 इंटू 160, बताओ कितना? ये भैया का कितना आ रहा है?
इसका आंकड़ा क्यों नहीं दिख रहा है मुझे? नहीं नहीं नहीं, इसका ये आंकड़ा नहीं आ रहा भैया को। टाइम सेव अपना कितना आया? अच्छा रुको रुको रुको, ये भैया ना थोड़ा सा ज्यादा होशियारी करे ये भैया ने। नहीं नहीं, ये भैया ने थोड़ी सी ज्यादा होशियारी करे। उन्होंने क्या बोला? हमने सिर्फ प्रीमियम बोनस लिखा, हाल से वर्ड लिखा क्या? नहीं। तो जहां पे भी प्रीमियम है बोले बोनस देने का 50% टू रेट बोला है, क्या टाइम बोला है? तो तुमने जितना टाइम बचा है उसका 50% एक्स्ट्रा टाइम का पैसा देने का। कितना देने का? तुमने कितना टाइम किया उसका 50% एक्स्ट्रा टाइम का पैसा देने का। तो क्या करोगे? हम्म? हाँ, रेट अपन चेंज कर रहे हैं ना, पर उसने टाइम को चेंज करने को बोला है, रेट को चेंज करने को नहीं बोला है। समझा क्या? ये बस, हाँ यहाँ पे ना ये एक ही है जो ऐसा एक या दो क्वेश्चन में आपको मिलेगा जो ये ऐसा कर रहे हैं। एक चीज खाली दिमाग में रखना, क्योंकि इसने वर्ड हाल से नहीं लिखा है और ये प्रीमियम बोनस लिखा है। आइडियली ये प्रीमियम बोनस हमेशा किसका होता है? हाल से भैया का होता है। पर ये एक ही है जहाँ पे रोहन भैया को भी लिया है। ये एक ही, यानी एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पे रोहन भैया को भी दिया है। तो कैसे निकालना है? आपका टाइम सेव कितना आ रहा है? 5 घंटे। आपका टाइम अलाउड कितना आ रहा है? तो बोले 45 आपका टाइम अलाउड नहीं है, 45 इज योर व्हाट? 45 प्लस 50% कितना हुआ? तो बोले 67.5 स्टैंडर्ड समझ के चलो। क्या बोला? 67.5 स्टैंडर्ड समझ के चलो, ताकि आपका टाइम सेव जो है वो बड़ा सारा हो जाए। समझ में आई क्या बात? हाँ, देखो लॉजिक समझा रही हूँ, उनका इंटेंशन क्या है। 30 रेट में भी देखा आपने 20% बोनस दो बोल दिया, 20% एक्स्ट्रा रेट बढ़ा बोल दिया। यहाँ पे इनका इंटेंशन क्या है? अगले को क्या बेनिफिट कि वो जल्दी काम कर रहा है, 5 घंटे काम कर रहा है तो 5 घंटे 160 रुपए से मिल रहा है। उसको ओवर टाइम में उससे ज्यादा कमाई हो रही थी ना भैया। फिर वो क्यों चाहेगा कि न्यू सिस्टम आए? समझ में आ रहा है कि ओवर टाइम में उससे ज्यादा कैसे कमाई हो रही थी? क्योंकि ये कमाई कितनी हो रही है, इसका टोटल कितना आया था? इसका अभी क्या है? और आपका एग्जिस्टिंग आंसर देखो, 8,000 कुछ। तो भैया उनका तो नुकसान हो गया ना एम्प्लॉय का। बोल रहे हैं एक तो बोनस दे, प्रीमियम प्लान बोल रहे हैं बोनस दे रहे, काय का बोनस दे रहे, हमको उल्लू बना रहे बोले। इसीलिए उनको उल्लू ना बनाने के लिए ये स्ट्रेटेजी अपनाई कंपनी ने। क्या स्ट्रेटेजी है? बोले आपने एक्चुअली कितने घंटे में काम किया? 40 घंटे में। कितने घंटे का काम था? 45 घंटे का। अगर 45 घंटे का काम था तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम उससे 50% ज्यादा टाइम लगाओ। हम उससे 50% ज्यादा टाइम लगाओ वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपके स्टैंडर्ड आवर्स पर एक्चुअल आउटपुट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20 + 50%। लिखो यहाँ पे, बताती हूँ मेरे। लिखो लिखो यहाँ पे करो करेक्शन। +50%। और यहाँ पे स्टार मार्क कर दो पेंसिल से या अलग पेन से और लिख लो, बिकॉज प्रीमियम बोनस एड 50% टू टाइम लिखा है। अज्यूम ये टाइम स्टैंडर्ड टाइम है। अज्यूम ये टाइम स्टैंडर्ड टाइम है। समझ में आया क्या? जो लिखा है प्रीमियम बोनस कितना मिलेगा? 50% टू टाइम, टाइम पे 50% प्रीमियम बोनस मिलेगा। तो बोले स्टैंडर्ड टाइम ही बढ़ा दो। समझा क्या? तो आपका ये हो जाएगा 60 कितना रहा? तो 67.5 आवर्स हो गया। अब आपने कितने घंटे बचा है? टाइम सेट कितना हो गया अब आपका? तो ये 27.5 आवर्स का आपको टाइम सेट मिलेगा। 27.5। हाँ आप बताओ। 9,007 रुपए। अब ये भैया से मैच करता है। समझा क्या? समझ में आया यूनिकनेस? एकदम सादा सादा रहता तो मैं पहले ही रख ली होती ये क्वेश्चन। कुछ तो नया है।
समझा? लिखा? 9007 आया सबका? खत्म करूं ये किस्सा कहानी? ये किस्सा कहानी खत्म करूं क्या? बंद करूं? नेक्स्ट चले? चलो लास्ट 4th नंबर कौन भैया बच गए? चलो उसको फिर हाल से क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड आवर्स। हाल से का स्टैंडर्ड आवर्स सेम कॉपी पेस्ट करो जैसे रोवान में लिखा है, सेम एज रोवान 67.5 आवर्स। हाल से का आवर्स 67.5 आवर्स, एक्चुअल आवर्स 40, टाइम सेव 27.5। बट यहाँ पे प्रीमियम कितना मिलेगा हाल से के फॉर्मूला से? तो 40 इंटू 160 प्लस 27.5 इंटू 50% इंटू 160 रुपया। बताओ समझा क्या? हल से रोहन, हल से और रोहन में स्टैंडर्ड आवर्स ही रिवाइज हुए। ये क्वेश्चन में 3 यूनिक चीजें हैं। पीस रेट में आपका रेट प्लस 20% होकर रिवाइज हो रहा है। टाइम रेट में हलसे में आपका रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स बन रहे हैं और रोहन में भी रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स बन रहे हैं। समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन में? ये आपका होता है पार्ट 1। पार्ट 2 क्या पूछ रहे थे? देखो प्रिपेयर। कर सकते हैं ना, पहले का बड़ा है। अरे पर अपन कंपेयर क्यों कर रहे थे मैडम? अपन स्टैंडर्ड आवर्स के लिए कंपेयर कर रहे थे कि नॉर्मली उससे कम पैसा लेगा क्या कोई? नहीं लेगा। अभी हालसे के हिसाब से उसको कम पैसा आ रहा, अब एम्प्लॉय मानेगा क्या? एम्प्लॉय को तो क्या सबसे बढ़िया लगेगा? एम्प्लॉय के हिसाब से रोहन सबसे बढ़िया है और कंपनी के हिसाब से क्या बढ़िया है? कंपनी बोलेगा पीस रेट बेस्ट है। क्यों? क्योंकि भैया सीधा सीधा है, तुम जितने ज्यादा पीस बना रहे हो उतना तुमको ज्यादा पैसा मिलेगा। उनका इंटेंशन वही था। समझ में आ रहा है क्या फर्क? समझ में आई बात? चलो लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट क्या नहीं समझा? क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग आवर्स वर्क, वीकली अर्निंग्स, number of articles produced and labor cost per article of one operator under above system। क्या क्या करना है देखो। पर्टिकुलर्स, आवर्स वर्क। आवर्स वर्क का मतलब क्या होता है? एक्चुअल आवर्स। वीकली अर्निंग ये अभी अपन ने निकाला है ऊपर। फिर क्या है? यूनिट्स, एक्चुअल यूनिट्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस मतलब एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल यूनिट्स। ठीक है क्या? एंड लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल, कॉस्ट पर आर्टिकल यानी कॉस्ट पर यूनिट। तो सी मत लिखो, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऐसा लिखो। ठीक है? ये ऐसा डब्बा टेबल बनाना है। समझा क्या आपको? क्या बनाना है? टेबल। टेबल समझा क्या सबको? अभी इसमें क्या क्या आएगा? ये चारों नाम लिखो, एग्जिस्टिंग, स्ट्रेट, रोवन, हल से। ये लिखो चारों पर्टिकुलर्स में। एग्जिस्टिंग टाइम रेट, स्ट्रेट पीस रेट, रोवन और हल से। एग्जिस्टिंग टाइम रेट में 49 घंटे काम कर रहे थे, स्टेट पीस रेट में 40 घंटे। हाँ एक्चुअल आरसी है ना, तो एग्जिस्टिंग में तो 49 घंटे काम कर रहे थे ना, 5 दिन 8 घंटे प्लस 3 शिफ्ट ऑफ 3 घंटा। रोहन में भी 40 घंटे कर रहे हैं, हल्से में भी 40। समझ में आया क्या यहाँ तक के? अब यहाँ पे जो भी आपके आंसर्स आए वो लिख दो। यूनिट्स कितने? एग्जिस्टिंग में अपन 240 ही बना रहे थे, फिर बाकी सब में 270 बना रहे हो।
तो बाकी सब में 270 आ जाएंगे, ठीक है क्या। और लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल कैसे निकालोगे, आपका ये कॉलम नंबर ए बी सी डी, डी इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय सी, समझा क्या। बी डिवाइडेड बाय सी करना है आपको लास्ट कॉलम के लिए, फिल करो। चलो डब्बा फिल करके बताओ मेरे को क्या क्या आ रहा है। अभी एक ही मिला ना भैया अभी तक के। हो गया क्या, यहाँ तक क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से आओ। A company has 120 direct laborers. Each laborer is paid 800 per 40 hours week. पूरा वीक का पैसा बताया है। Owing to customers' demand and timelines, overtime is resorted to maximum of 30 hours per week, compensated at a weekly time rate with a premium of 50% over regular wage। यानी कितना दे रहे हैं, कितना रेट क्या है, आज के तारीख का रेट कितना है। 800 नहीं है, 840 घंटे का है भैया, पर डे नहीं चाहिए। 20 रुपए पर आवर। तो आपको ओवर टाइम का कितना मिलेगा टोटल पैसा, करेक्ट, समझा क्या। द करंट आउटपुट वर्क्स आउट टू 6 यूनिट पर मैन आवर, मतलब 6 यूनिट बनते हैं एक घंटे में, विच इज स्टैंडर्ड। The introduction of an incentive scheme could enhance the productivity to 8 units per man hour। बोले अगर हमने इंसेंटिव दिया तो वो लोग क्या करेंगे, एक घंटे में 8 यूनिट भी बना सकते हैं। However, the incentive scheme, if introduced, would not have an overtime policy in place। इंसेंटिव कब मिलता है, टाइम सेव करने पे इंसेंटिव मिलता है। अगर टाइम सेव कर रहे हो तो ओवर टाइम करोगे क्या, या तो ओवर टाइम हो सकता है या तो टाइम सेव हो सकता है, दोनों साथ में पॉसिबल है क्या। Budgeted weekly production is 38,400 units. The selling price is 22 per unit. Direct cost other than labor is 16 per unit। अभी ये सब क्यों दिया है अपने को, अपने को पूरा कॉस्ट शीट बनाना बोलेंगे वो। वेरिएबल ओवरहेड्स इज ₹1 पर लेबर आवर, फिक्स ओवरहेड इज 18,000 पर वीक। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ओवरटाइम पॉलिसी टू हालसे और ओवरटाइम पॉलिसी टू रोहान। अपने को सिर्फ हालसे और रोहान बनाना है क्या, नहीं, अपने को एग्जिस्टिंग बनाना है। एग्जिस्टिंग को हालसे से कंपेयर करना है, एग्जिस्टिंग को रोहान से कंपेयर करना है, क्लियर है क्या। हाँ, ये आईडी के भाई का क्वेश्चन है। चलो चलो मेरे साथ साथ भाइयों बातें मत करो। बातें मत करो माताओं। कितना आएगा, दिया है 38,400 बोला है ना। अभी एग्जिस्टिंग
यूनिट्स पर आर कितना है 6, तो आर कितना हो गया 6400, कैसे निकाला 38400 डिवाइडेड बाई 6, कुछ होंगे मेरे को नहीं था। अभी अपने पास अवेलेबल आर्स कितने हैं, कितने आर्स है अपने पास 800 आर्स नहीं है भैया, वो देखो तुम जरा कितने आर्स है अपने पास, कितने 4, 440, क्या ऐसा ऐसा रैंडम रैंडम क्यों बता रहे हो। अरे भैया 40 घंटे हैं एक हफ्ते में, कितने लोगों के, छोटी छोटी बातों में बताना पड़ता है। 4800 घंटे हैं अपने पास, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। 40 घंटे एक हफ्ते में एक ही इंसान के हैं, कितने लोग हैं भैया 120 जने हैं, ठीक है क्या। तो आपको एग्जिस्टिंग में ओवर टाइम कितना लग रहा है 6400 माइनस 4800, 1600 आवर्स ओवर टाइम। पर ओवर टाइम के बारे में क्या बोला है, नहीं ना 30 रुपए नहीं है भैया, 30 घंटा है, देखो 30 रुपए अपन ने निकाला था, लेकिन अभी पूछा क्या है कितना कर सकते हो मैक्सिमम, 30 घंटा एक हफ्ते में कर सकते हो, 30 घंटा इंटू 120 वर्कर कितना होता है, तो 3600 घंटा कर सकते हो यानी तुम ओवर टाइम। तुमको एक 1600 घंटे ओवर टाइम करना है, कर पाओगे, कर लेंगे, कोई शक। अभी ओवर टाइम की वेज कितनी 1600 इंटू 1600 इंटू वॉट 20 प्लस 50% कितना, अभी उसी के नीचे लिखना नॉर्मल वेज कितना, अभी 1600 घंटे ओवर टाइम है, 6400 घंटे काम किया, उसमें से 1600 घंटे ओवर टाइम है, तो कितना घंटा नॉर्मल है, और कितना रुपया मिलेगा नॉर्मल का 20 रुपये, तो 96,000। तो आपका एग्जिस्टिंग कितना मिल रहा है, एग्जिस्टिंग लेबर कॉस्ट 96,000 प्लस 48,000 कितना 144, ठीक है। यहाँ तक के सबको सब समझ में आ रहा है क्या लिख रही हूँ मैं, कि किसी के सिर के ऊपर से जा रहा है, लिख लिया सबने यहाँ तक, मैं यहाँ का गायब कर रही हूँ। अरे आता है भैया तुमको, लिखो थोड़ा सा, 1 मिनट क्या होता है, लिखा नहीं क्या, साथ साथ में लिखना भी है। अभी एग्जिस्टिंग लिख लिया, इंट्रोडक्शन किस चीज का, क्या क्या हो जाएगा, आपके यूनिट्स सेम रहेंगे, सेम यूनिट्स रहेंगे कितने, वीकली यूनिट्स बदलेंगे क्या 38,400, अपना यूनिट्स पर आर कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, देयरफॉर आर्स रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे 38,400 डिवाइडेड बाय 8। अभी आपके पास 4,800 है क्या, 4,800 है क्या, कितने घंटे हैं आपके पास,
40 इंटू 120 कितने हैं? टाइम सेव हो रहा क्या कुछ? टाइम सेव हो रहा क्या कुछ? बट यहाँ पे एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अपने को कंपैरिजन पूछा है। क्या पूछा है? कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के टाइम पे खाली सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन के टाइम पे अपन ये स्टैंडर्ड आवर्स नहीं लेंगे। क्या लेंगे? पिछले में कितने घंटे काम कर रहे थे, अभी कितने घंटे काम कर रहे हो, कितना समय बचा है पिछले से अभी। स्टैंडर्ड से नहीं, पिछले से अभी कितना बचा है। तो ये स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स ऑफ एग्जिस्टिंग हो जाएंगे। समझा क्या? क्या लिखना है आपको? स्टैंडर्ड आवर्स किसके हिसाब से? अंडर इंसेंटिव। अंडर इंसेंटिव स्कीम तो एक्चुअल आवर्स ऑफ एग्जिस्टिंग हो जाएगा। कितना था? 6400। 6400। तो टाइम सेव कितना? 1600। जितना आप ओवर टाइम कर रहे थे उतना ही टाइम सेव हो गया बेसिकली। समझ में आया क्या? बात समझ में आई कि क्यों ऐसा करा? जस्ट बिकॉज उन्होंने कंपैरिजन बोला है। तो कंपैरिजन में अपन कैसे देखते हैं? मैंने कल 4 क्वेश्चन कितने घंटे में किए थे, मैंने आज 4 क्वेश्चन कितने घंटे में किए, उससे कंपेयर करते हो क्या तुम 4 क्वेश्चन 2 घंटे में होना ही चाहिए? नहीं, तुम तो खुद से खुद को कंपेयर करते हो। वैसी बात। ठीक है क्या? समझ में आ रहा क्या? अभी टाइम सेव इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हो? ओवर टाइम। टाइम सेव ओवर टाइम बचा है अपना, ओवर टाइम ही बचा ना। ठीक है क्या? तभी हाल से स्कीम में कितना जाएगा? हम्म, इंटू रेट कितना था? 20। हाँ, कितना? प्लस 4800 इंटू 20। कितना कितना कितना? 1,12,000। रोहन भैया का कितना आ जाएगा? 1600 डिवाइडेड बाय 6400 इंटू 4800 इंटू 20 प्लस ये तो सेम ही रहेगा। एक 20 आ रहा है मेरे हिसाब से। हुआ क्या? अरे यार, लिखा के यहाँ तक के सबको सब समझा? ये सब समझ रहा है क्या? और एग्जिस्टिंग का कितना पैसा जा रहा था? कितना आया था एग्जिस्टिंग में? 144। अब ये तीनों को ही कंपेयर करना है। ये सब लिखा? लिखा क्या? हो गया? जल्दी जल्दी, क्योंकि कंपैरिजन भी लिखना है। और अपना टाइम हो गया और अपने को और 3 क्वेश्चन करना है। टारगेट में से बहुत कुछ बचा हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन करेंगे, 3 नहीं करेंगे। एक 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 चलता है। नहीं 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 नहीं, तुम लोग करो। नहीं नहीं, फिर तुम अपन एक काम करते हैं, अपन कॉस्टिंग की बैच ना और 2 महीने एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है? फिर तुम नहीं नहीं करते बैठे, फिर यू आर रिस्पॉन्सिबल टू स्पीक टू एवरीवन कि तुम्हारी और 2 महीने क्लास की हो। जस्ट बिकॉज हम नहीं 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 कर रहे थे। रिकॉर्डिंग में आ रहा है ना? नहीं 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 नहीं। एग्जैक्टली। चलो, हुआ क्या यहाँ तक के? आई एम प्रिज्यूमिंग यू हैव रिटन दिस। आंसर क्या करना है देखो? आंसर क्या लिखना है? कंपैरिजन। तो लिखो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। क्यों प्रॉफिटेबिलिटी? आपको दिया है एग्जिस्टिंग किससे किससे कंपेयर करना है? हाल से और गो ऑन। क्या करेंगे? सेल्स कितना? 38,400 इंटू 22 रुपया बोला है पर यूनिट।
सब में सेम रहेगा, लेस लेबर कॉस्ट, लेस अदर, बातें कम करो, अदर डायरेक्ट कॉस्ट, अदर डायरेक्ट कॉस्ट कितना बोला है ये 16 पर यूनिट, 16 पर यूनिट कैसे निकालोगे, 38,400 इंटू 16, समझ में आ रहा है क्या क्या कर रही हूँ मैं, लेस 16 दिया है ये देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन से उठाया, वेरिएबल ओवरहेड क्या बोला है 1 रुपया पर लेबर आवर, तो वेरिएबल ओवरहेड एक सरी का निकलेगा क्या सबका, नहीं, वेरिएबल ओवरहेड एग्जिस्टिंग में कितना आएगा, कितने घंटे काम कर रहे हो 6,400 इंटू 1 रुपया, समझ में आ रहा है, हाल से में कितना कर रहे हो 4,800 इंटू 1 रुपया, और रोहन में कितने कर रहे हो 4,800 इंटू 1 रुपया, कितने एक्चुअल आवर्स है उस पर लेना है, क्योंकि आपको क्या बोला है 1 रुपया पर लेबर आवर, पर लेबर आवर कौन सा लेबर आवर जो अपन ने काम किया वो वाला, समझ में आ रहा क्या, समझा, वेरिएबल ओवरहेड किसको डाउट है, वेरिएबल ओवरहेड समझा कि नहीं समझा, और अब फिक्स्ड ओवरहेड वो तो सीधा सीधा दिया है, अब मेरे पास स्पेस कम है, पहले तुम ये सब लिख लो, कितना था सेल्स, सेल्स कितना आ रहा 844,800, लेबर कॉस्ट 1,44, हालसे का कितना आ रहा था 1,12 और रोहन 1,20, अभी ये अदर डायरेक्ट कॉस्ट कितना आ रहा है 6,144, ये 6,400, 4,800, 4,800 और ये हो जाएगा 8,40, नहीं ना भैया अभी फिक्स ओवरहेड बाकी है ना, मेरे पास जगह नहीं थी, वही बोल रही हूँ, अभी इसके साथ आप नीचे लिखोगे लेस एफ ओ एच मतलब फिक्स ओवरहेड, ब्रैकेट में 18,000 क्योंकि दिया है 18,000 सब में, अब क्या करोगे, मैंने लेस जो लिखे है वो लेस करोगे, क्या सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करना है, और आपको बताना है कि हर स्कीम के हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है ये कंपेयर करके देना है, कितना कितना, हम्म हम्म, तो क्या बेस्ट है कंपनी के हिसाब से, हाल से भैया चलेगा, ओरिजिनल नहीं, ये प्रॉफिटेबिलिटी है, हाँ ध्यान रखो, कॉस्ट में एकदम से प्रॉफिटेबिलिटी आ गई तो हायर इज द बेटर, भूलना नहीं, ये कभी कभार गड़बड़ हो जाती है अपने से, लिखा ये बोलो अगला क्वेश्चन, उसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको घर से ट्राई करके लाना है, हाँ एक ही बात है, होमवर्क ही है या नहीं, आज कौन से हो गए 45 हो गया, 37 हुआ, 61 और 5 और 60 हुआ, 61 किसने बोला, हाँ ठीक है, चलो हो गया, चलो दैट्स इट फॉर द डे, ये क्वेश्चन समझो, 14 में तो हो गया ना अपना, 14 में, हाँ। समझाती हो जाओ,